The Employees Compensation Act 1923, formally it is known as Workman Compensation Act. But after the introduction of or addition of new concept in a definition of workman, इसमें एम्प्लॉइज जो वहां पर जो फोरमैन के हिसाब से काम करते थे, क्योंकि वर्कमैन का डेफिनेशन हमने देखा है, ठीक है, उसमें फोरमैन भी आते हैं, या वर्क कमेटी में इन्वॉल्व होने वाले लोग, या फिर आपके लेबर यूनियन में इन्वॉल्व होने वाले लोग भी वर्कमैन ही होते हैं। बट अब वो ऑफिशियल काम में आ जाते हैं, जिनको प्रोटेक्टेड वर्कमैन भी कहा जाता है, बट दे आर वर्कमैन ओनली। और उनके साथ में अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई नॉन हैपनिंग चीज हो जाती है, तो ऐसे में उनको कंपेंसेशन नहीं मिलता था पहले, क्योंकि वो जो थे वो ना तो वर्कमैन कहे जाते थे, क्योंकि वर्कमैन का डेफिनेशन क्या था कि स्किल, नॉन स्किल, लेबर वर्क, ये सब करने वाला आदमी वर्कमैन कहलाता था। ओके, तो इस वजह से इसको कन्वर्ट करके एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्ट किया गया, क्योंकि एज कंपेयर टू वर्कमैन एम्प्लॉयज का डेफिनेशन थोड़ा सा वाइडर में आता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन इसका देखिए। इन अ गोल्डन डेज एम्प्लॉयज वर जनरली एट अ मर्सी ऑफ देयर एम्प्लॉयज। पुरानी चीज में आप जानते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स आपने थ्रू पुरानी मूवीज देखे होंगे कि एक्सीडेंट हो गया, जो भी मालिक को लगा वो मालिक ने कंपेंसेट कर दिया, अगर मालिक अच्छा है तो, अगर नहीं है तो वो नहीं कंपेंसेट करता। तो उसको जो भी इंजरी हुई है, परमानेंट डिसेबलमेंट हुआ है, या मान लेते हैं उसकी डेथ ही हो गई है, ऐसी सूरत में उसको कंपेंसेट कौन करेगा? क्योंकि जो कैपेबिलिटी है उसकी काम करने की, वो इस एक्सीडेंट के बाद कम हो जाती है। ठीक है, या वो उस लायक ही नहीं बचता। जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी एक कंपनी में काम करता है जहां पे उसके हाथों का यूज है, सेविंग मशीन यूज कर रहा है, और उस सेविंग मशीन के हैवी पार्ट में उसके दोनों हाथ कट जाते हैं। नाउ ही इज इनकैपेबल टू परफॉर्म हिज वर्क, जो करंट वर्क में था, या द वर्क एट द टाइम ऑफ हिज एक्सीडेंट जो था, अब वो नहीं कर सकता, उसके स्किल खत्म हो गई। ऐसे कंडीशन में उसकी पूरी लाइफ पे क्वेश्चनिंग आती है, और इसको कंपेंसेट करने के लिए आपका वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया 1923 में। और अगर मान लेते हैं उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके पीछे जितने उसके डिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट में कौन कौन यहाँ पे आता है? वाइफ, सन जो माइनर है, डॉटर जो अनमैरिड है। ओके, सन में माइनर, डॉटर अनमैरिड, ये डिपेंडेंट कहलाते हैं। और ओल्ड पेरेंट्स, यही डिपेंडेंट कहलाते हैं एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट। जो क्लास 1 हेयर्स होते हैं उन्हीं को आप डिपेंडेंट कह सकते हैं, बाकी सर्कमस्टेंसेस ऐड ऑन होते रहते हैं। ओके, तो जब ये कंपेंसेशन एक्ट आपका इंट्रोड्यूस करने का कारण ही यही था कि उनको जो भी डिसेबिलिटी हो जाती थी, वो इनकैपेबल थे, या फिर डेथ होने के बाद ही इज द सोल अर्निंग मेंबर ऑफ हिज फैमिली, आफ्टर हिज डिमाइस देयर इज नो वन टू लुक आफ्टर द ब्रेड एंड बटर ऑफ देयर डिपेंडेंट्स। ऐसे में ये कंपेंसेशन का प्रोविजन रखा गया, जिसकी वजह से कैसे उनको कंपेंसेशन प्रोवाइड करना है, ये प्रोविजन इसमें बनाए गए। ओके, तो टुडे एक्ट grant a statutory right to the workman to recover. पहले जैसे हमने देखा before introduction, there is no any codified law, and without any codified law there is no chances before the court of law except in personal law.
पर्सनल लॉ में देयर आर प्रोविजंस फॉर कस्टम एंड यूसेजेस, कोर्ट आपकी बात को मान लेगा, लेकिन अनकोडिफाइड लॉ आपके पर्सनल उसमें नहीं माने जाते। राइटिंग में अगर कोई लॉ नहीं है, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी देखा है कि अगर आपका एग्रीमेंट राइटिंग में नहीं है देन उसका कोई यूज नहीं होता, राइट। वही चीज यहाँ पर है, कोडिफाइड लॉ नहीं था, इसके लिए वर्कमैन को जो इंजर्ड है या जो डिपेंडेंट है डिसीज्ड वर्कमैन के, उनके लिए कंपेंसेशन देने का कोई एक फर्म रूल एंड रेगुलेशन नहीं था। बट जब पार्लियामेंट ने 1923 में प्रिवी काउंसिल ने इसको पास कर दिया, वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट, उसके बाद से ये प्रोविजन आपका इंक्लूड हो गया। और ये प्रोविजन इंक्लूड होने के बाद अब एक स्टैट्यूटरी राइट मिल गया, मीन्स एक कानूनी उनको प्रावधान हो गया, जिसमें अगर कोई भी डिसेबलमेंट होती है, इधर परमानेंट इन नेचर और टेम्परेरी इन नेचर, या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में कंपेंसेट करने के क्या प्रोसीजर्स हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, इसमें अमेंडमेंट किया गया 2009 में भी, जो एप्लीकेबल हुआ 18 जनवरी 2010 से, और इसको चेंज करके एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्ट नाम रखा गया। उसके पीछे का रीजन यू नो, ठीक है। अब इसमें आते हैं, इसका ऑब्जेक्ट और पर्पस क्या है। हर एक चीज के लिए ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, पर्पस होना जरूरी है। कोई भी एक्ट ऐसे ही बैठ के नहीं बना दिया जाता, लेजिस्लेशन ऐसे ही कोई भी एक्ट आपका पास नहीं कर देती, हर एक्ट के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, कोई ना कोई एक गोल अचीव करना होता है, इस वजह से ये एक्ट बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही है कि इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या था, क्यों इसको बनाया गया, क्या इसका पर्पस था। हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होना जरूरी है। ओके, तो इसका ऑब्जेक्ट था कि प्रोवाइड अ पेमेंट फॉर सर्टेन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयर्स टू देयर एम्प्लॉयज of compensation for injury by accident arising out of and in course of their employment। जैसे आपने एक चीज वाइकेरियस लाइबिलिटी में देखी है कि एम्प्लॉयर्स आर लायबल फॉर कंपेंसेशन या मास्टर इज लायबल फॉर पे कंपेंसेशन फॉर wrong of his servant, but during the course of his service, उसके अलावा नहीं। वही चीज यहाँ पर भी है कि कंपेंसेशन एक्ट, वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट तभी एप्लीकेबल है जब वो वर्कमैन आपके कंपनी में काम करते समय इंजरी सस्टेन करे, या ऐसी इंजरी जिससे उसकी डेथ हो जाए, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, if Mr. A, who is the workman in the industry of Mr. B, sustain injury in his house, in that situation, Mr. B is not liable to pay a single penny. However, it relates अगर Mr. B के यहाँ Mr. A ने extra overtime किया, and just because of that work pressure, just because of that hangover, इसका एक्सीडेंट बाहर हो जाए, ऐसे में ये सर्कमस्टेंसेस एडमिसिबल एविडेंस होंगे और यहाँ पर इंडस्ट्री लायबल होगी टू पे। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, इसके लिए कोई भी एक स्ट्रिक्ट कैटेगरी या क्राइटेरिया नहीं है कैलकुलेट करने का। जैसे आपने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में देखा, एवरेज पे कैलकुलेट करने का क्राइटेरिया है, बट यहाँ पे कंपेंसेशन के लिए कौन लायबल है, इन एवरी मैटर द सिचुएशन डिफर्स फ्रॉम वन वर्कमैन टू अनदर। तो इसको याद रख के इसके हिसाब से ही करना है।
बट द ऑब्जेक्ट क्या था इसमें कि अगर किसी वर्कमैन की डेथ हो जाती है, अगर कोई वर्कमैन आपका इंजरी सस्टेन करता है, ऐसे कंडीशन में आप लायबल होते हैं पेमेंट करने के, कंपेंसेट करने के, क्योंकि he performed his work during the course of his employment. अपना काम करते करते उसकी इंजरी लगी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे याद रखना जरूरी है, जब भी ये मैटर आपके सामने आए, whether you are representing a employer or workman, this is your first duty to check whether the injury sustained during the course of business or not. Working hour मत देखिएगा, during the course of business is the prima facie evidence. Okay, the Allahabad High Court in Works Manager in India, Eastern Indian Railway versus Mahavir, All India Reporter 1954, Allahabad, page number 132. Analyze the principle on which this act is based on. Allahabad High Court ने already एक principle यहाँ पे grant किया हुआ है, that a person is responsible for the consequences arising out of the situation wherein he, on his own responsibility and for his own profit, sets in a motion agencies which creates risk for others. Liability in context of the act arises out of the fact of employer-employees relationship. Means when one person established a unit or industry for his earning, for his benefit, and for that he deployed a heavy machinery which may cause injury or death in case of accident. ऐसे में उस मशीन को चलाने वाला, उस इंडस्ट्री में काम करने वाला इंसान जो एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा है, ऐसे में अगर उसको कोई भी इंजरी सस्टेन होती है तो दैट एम्प्लॉयर इज लायबल टू पे कंपेंसेशन। ये है इसका प्रिंसिपल। जब आप किसी के लिए काम करते हैं तो आपकी सारी चीजों को देखना भी उसी का काम है। आई बात समझ में? इसको हम कहते हैं एम्प्लॉयर्स कंपेंसेशन एक्ट। इट विल सीन that the act in a way a recognition of a fact of mechanized industrial age where a worker can no longer be looked upon a mere cog in the industrial machine. The act provides for the payment of a compensation concomitant with the risk the undertakes by the fact of employment. देखिए अब ऐसा हुआ है कि एम्प्लॉयर इसमें ये एक एक्सक्यूज नहीं ले सकता कि हैवी मशीनरी है, वर्कमैन को मालूम था, मैंने उसके मैनुअल बता के रखे थे, उसके बाद भी इंजरी सस्टेन हुई तो आई एम नॉट लायबल टू पे एनी कंपेंसेशन। ये एक्सक्यूज आप नहीं ले सकते, याद रखिएगा, ये एक्सक्यूज आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ही इज परफॉर्मिंग योर वर्क, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल और कोई नहीं, ठीक है। An extract from the statement of object and reasons of the act highlights of this aspect as the growing complexity of an industry with increasing use of a machinery and the consequent danger to the employee along with the comparatively poverty of the employee themselves render it advisable that they should be protected as far as possible from the hardship arising out of the accidents. This act provides for the cheaper and quicker disposal of a dispute relating to the compensation through special tribunal than the possible under civil laws. क्यों ट्राइब्यूनल का प्रोविजन दिया गया, कॉस्ट जुडिशियल क्यों दिया गया? उसके पीछे का रीजन ही यही था कि कॉस्ट जुडिशियल में एविडेंस एक्ट नहीं लगता, बिल्कुल कंपलसरी नहीं होता, ओके, लेंदी प्रोसेस नहीं होते। यहाँ पे भी वही आपका इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल और लेबर ट्राइब्यूनल लगेगा, लेबर कोर्ट, ठीक है। तो ये एक्ट बनाया इसीलिए गया कि आपके कंपनी में काम करते समय अगर मुझे इंजरी सस्टेन होती है तो आई एम बीइंग एज अ वर्कमैन,
मेरे पास उतना पैसा नहीं होगा कि मैं अपना इलाज भी करा सकूं, आगे के लिए लुक आफ्टर भी कर सकूं, क्योंकि मेरी जॉब भी चली जाएगी, या मेरी डेथ के बाद एक कॉमन वर्कमैन इतनी ज्यादा सेविंग नहीं रखता है। एक बिजनेसमैन मरता है तो वो अपनी सेविंग रखता है, और कॉमन वर्कमैन के पास डेली ब्रेड एंड बटर या हार्डली 10 या 15 दिन की सेविंग होती है, उससे ज्यादा नहीं। ऐसे में अगर वो इंजरी सस्टेन करता है या उसकी डेथ हो जाती है तो कंपेंसेशन का प्रोविजन रखा गया, और इसी को हम कहते हैं एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्ट। और ये एक्ट आफ्टर बिफोर रिमूवल ऑफ 370 भी एक्सटेंड टू होल पार्ट ऑफ इंडिया में लगता था। यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं था जम्मू एंड कश्मीर के लिए। अब तो खैर कोई भी एक्ट में नहीं है फ्रॉम 1 November 2019 after the removal of Article 370 on 5th of August 2019। स्पेशल जो स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था वो हट गया, लेकिन सम ऑफ द एक्ट 370 होने के बावजूद एप्लीकेबल थे जम्मू एंड कश्मीर में। उनमें से एक एक्ट आता है एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्ट। जनरल नॉलेज में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब इस एक्ट एज ए ग्लांस को छोड़ के हम सीधे सीधे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में उतर आते हैं। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्ट, जहां पे आपको डेफिनेशंस मिलेंगे। सो सम बेसिक कॉन्सेप्ट, दैट मीन्स डेफिनेशन पार्ट। किसी भी एक्ट का सबसे मजबूत पार्ट डेफिनेशन ही कहलाता है। अगर डेफिनेशन नहीं होगा तो उस एक्ट को एलोबरेट करना मुश्किल होगा। बेसिक चीजें नहीं पता होंगी तो वो एक्ट नहीं दिखता। ओके, तो किसी भी एक्ट को समझने के लिए आपको बेसिक डेफिनेशंस जानने जरूरी हैं। आई बात समझ में? सबसे पहले हम पढ़ते हैं, क्योंकि वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट हमने देखा है डिपेंडेंट के लिए बनाया गया। तो हु इज डिपेंडेंट? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी। Dependent means any of the following relation of a deceased employee। Dependent तभी अरोज होते हैं जब एम्प्लॉय की डेथ हो जाए, बिना डेथ के डिपेंडेंट नहीं होते। अगर इंजरी सस्टेन कर रहा है लेकिन वो परमानेंट डिसेबलमेंट की है तो बात अलग है, अदरवाइज आपकी ये डिपेंडेंट सिर्फ डिसीज में माने जाते। ठीक है, डेफिनेशन देखिए। अ विडो, माइनर लेजिटिमेट और अडॉप्टेड सन, an unmarried legitimate और adopted daughter और widowed mother। सबसे पहले क्लास 1 में ये आते हैं कि एक तो उसकी विधवा, उसके बच्चे अडॉप्टेड भी हो सकते हैं तो भी अलाउड है, लेजिटिमेट होने चाहिए, और उनकी विधवा माताजी उस वर्कर की। ये सारे के सारे आपके डिपेंडेंट में आते हैं। इफ wholly dependent on the earnings of employees at the time of his death, a son or daughter who has attained the age of 18 years or who is infirm। मेजर भी हो गए हैं, लेकिन अगर सोनली डिपेंडेंट है मीन्स अर्निंग पे, जो डिसीज्ड एम्प्लॉय है तो भी वो डिपेंडेंट माने जाते हैं। इफ wholly or in part dependent on the earning of employee at the time of his death, a widower parent other than the widowed mother, a minor illegitimate son, unmarried illegitimate daughter। यहाँ पे illegitimate son और daughter को भी इन्वॉल्व किया गया है। a widowed daughter-in-law, a minor brother, unmarried sister, widowed sister, ये सारे के सारे आपके इन्वॉल्व होते हैं इसमें। ओके, इसको आप कहते हैं डिपेंडेंट। अ माइनर चाइल्ड ऑफ प्री डिसीज्ड सन, सपोज जैसे उसके बेटे की डेथ हो गई, उसका पोता है,
वो भी डिपेंडेंट में आएगा। तो इन सिंपल सेंस में समझ लीजिए, उसके फैमिली में आने वाले जितने लोग उसकी अर्निंग पे डिपेंडेंट हैं, उसकी अर्निंग से ही उनकी प्राइमरी नीड्स पूरी हो रही है, ऐसे में आपको ये सारी चीजें कवर करनी है और उसको आप डिपेंडेंट के डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं, दैट पर्सन नोन एज डिपेंडेंट। तो याद रखिएगा, ये जितने पॉइंट है ये डिपेंडेंट में आपको इन्वॉल्व करने हैं, ठीक है। अब इसको हम एलोबरेट करते हैं। डिपेंडेंट हैज द 3 ब्रॉड कैटेगरी। कौन कौन सा? डायरेक्ट डिपेंडेंट लाइक विडोज, मेजर डिपेंडेंट लाइक सन और डॉटर, एंड अदर डिपेंडेंट जो अदर फैमिली। 3 पार्ट में इस डेफिनेशन को डिवाइड करें। डायरेक्ट में उसकी विडोड, ठीक है, मेजर में उसके बच्चे, और अदर डिपेंडेंट में अदर फैमिली मेंबर्स। बट ये सारे के सारे डिपेंडेंट के डेफिनेशन में आते हैं। सो डिपेंडेंट का डेफिनेशन एक वाइडर सेंस में द होल फैमिली ऑफ अ डिसीज्ड वर्कमैन who are depends on the sole income of him। ऐसे में ये डिपेंडेंट का डेफिनेशन उन पे लगेगा। ओके, अब एक और क्वेश्चन इसमें आता है दैट क्या विडोड मदर और पेरेंट अदर देन द विडोड मदर वो आ सकते हैं? स्टेप मदर है, वो आ सकती है क्या इस कंपेंसेशन के लिए? तो इसमें कलकत्ता हाईकोर्ट ने आपको एक डिसीजन दिया था कि स्टेप मदर इज नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ डिपेंडेंट, क्योंकि स्टेप मदर इज द अकाउंट ऑफ हिज फादर, तो उसके लिए ये बच्चा लायबल नहीं होगा, याद रखिएगा। ओके, तो ये कोलकाता हाईकोर्ट ने इसमें आपको दिया हुआ था दैट कि स्टेप मदर इज नॉट इंक्लूडेड। ओके, reason behind that, there is no any direct relation of this employee with his stepmother, यहाँ पे वो इंक्लूड नहीं होगा। ओके, उसके बाद आइए सीधे सीधे एम्प्लॉयर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई। employers include anybody of a person, whether incorporated or not, by any managing agent of an employer, legal representative of a deceased employer, when the service of an employee are temporarily late or let out to another person whom the employee has entered into account। अब यहाँ पे भी आप vicarious liability से जोड़िए। तो vicarious liability में exemption है जब वो टेम्परेरी वर्क कर रहा होता है, लेकिन जिसके लिए कर रहा होता है वो लायबल हो जाएगा। वाइकेरियस लायबिलिटी में जैसे मिस्टर ए ने अपने ड्राइवर को मिस्टर बी के पास भेज दिया, अब मिस्टर बी के पास रहते हुए टेम्परेरी वर्क में उस ड्राइवर ने कुछ कांड किया तो उसके लिए मिस्टर बी लायबल होंगे, मिस्टर ए नहीं। बट अगर उस ड्राइवर को इंजरी सस्टेन होती है तो मिस्टर बी ही कंपेंसेट करेंगे। वही यहाँ पर है कि टेम्परेरी जो बदली वर्कर हमने देखे हैं, बदली वर्कर के साथ अगर एक्सीडेंट होता है तो उनको बेनिफिट कैसे मिलेगा? तो वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट में वो बदली वर्कर भी इंक्लूडेड है। तो एम्प्लॉयर में एनी पर्सन who sustain the injury during the course of his employment, this comes under the definition of employee और employer। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं एम्प्लॉइज। जो उसके यहाँ काम करने वाले लोग हैं वो एम्प्लॉइज होते हैं। मास्टर सर्वेंट की रिलेशनशिप यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं। बदली वर्कमैन जो है यहाँ पे आपके काम कर रहे हैं, इसके थ्रू
आप इनके डेफिनेशन को जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इंडियन रेलवे में काम करने वाले जो पोर्टर हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि वो पोर्टर हैं वो अपना पर्सनल काम कर रहे हैं। नो, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज पोर्टर अगर जो होते हैं, आपने रेलवे प्लेटफॉर्म पे अक्सर ये देखा होगा कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज पोर्टर से ही अपने सामान को उठवाइए। रीजन उसके पीछे यही है कि उस समय अगर कोई इंजरी सस्टेन होती है उसको, तो कम से कम वो कंपेंसेशन के लिए लायबल हो जाएगा। प्राइवेट पोर्टर से आप काम उठा रहे हैं और उसकी डेथ हो जाती है तो उसको कंपेंसेशन नहीं मिलता, लेकिन लाइसेंस पोर्टर से कुछ भी होता है तो उसको एटलीस्ट रेलवे कंपेंसेशन दे सकती है। इस वजह से तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज। wages, section 2 subsection 1 clause M, wages means a payment. The term wages is defined to include any privilege or benefit which is capable of being estimated in money. यहाँ पे भी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन या एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय टू डू सम एक्ट, तो यहाँ पर कंसिडरेशन कंपलसरी होगा। कंसिडरेशन अगर कंपलसरी है तो जाहिर है कि वहां पे पैसे होंगे। ठीक है, तो वही जो कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ मनी होगा वही यहाँ पर आपका वेजेस कहलाएगा। आई बात समझ में? तो वेजेस दैट अ टर्म एनी प्रिविलेज और बेनिफिट विच इज कैपेबल of being estimated in terms of money. The following items are, however, expressly excluded from the scope of wages. जो आपको टीए मिलता है, ट्रेवलिंग अलाउंस, या फिर पेंशन और एफडी में आपको पीएफ फंड में जो एक्स्ट्रा एडिशनल जो मनी ऐड करता है आपका एम्प्लॉयर, वो एक्सक्लूडेड है। और कोई भी स्पेशल एक्सपेंसेस हैं वो एक्सक्लूडेड है। तो इसके लिए वेजेस में जो आपकी बेसिक वेज होती है, दो तरीके की आपकी इनकम होती है, ग्रॉस इनकम और नेट इनकम। तो जो आपकी ग्रॉस इनकम है वो आपकी वेजेस में आएगी, जो बेसिक लेवल पे मानी जाती है। उसके बाद ये जो एड ऑन आप करते हैं वो आपका एडिशनल बेनिफिट है। तो जब भी कैलकुलेशन आप करेंगे तो बेसिक इनकम पे करेंगे कंपेंसेशन का, याद रखिएगा। So the importance of a definition of wages lies in the fact that the amount of a compensation depends on the wages of the employee. और कैसे करना है इसके लिए आपको स्केड्यूल 8 में कैलकुलेशन दिया हुआ है। इन गोदावरी शुगर मिल वर्सेस शकुंतला, ऑल इंडिया रिपोर्टर 1948, बॉम्बे 158, it was held that the overtime wages, bonus, free meal, DA must included in a computation of wages, but obviously यहाँ पे आपको जोड़ा जाएगा। रीजन उसके पीछे ऐसा होता है कि जो फूडिंग के लिए अब मिलता है या नहीं मिलता है बहुत कम उसमें इंडस्ट्री में हो गया है। अदरवाइज पहले ऐसा होता था कि जो कैंटीन होती थी वहां के कूपन मिलते थे आपको। आप वर्कर हैं या आप वहां के एम्प्लॉय हैं तो आपको कूपन मिलते थे। ठीक है, जहाँ पे आपको फ्री मील अवेलेबल होता था अपने इंडस्ट्री में, तो वो भी जोड़ा जाता है। बोनस, जो अभी हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में देखा कि बोनस आपका इंक्लूडेड नहीं है पेमेंट में, लेकिन कंपेंसेशन में वो बोनस आपका इंक्लूडेड है। रीजन, मान लेते हैं दिवाली के कुछ दिन पहले ही एक एम्प्लॉय को एक्सीडेंट हो जाता है, परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाता है और उसके साथियों को ये बोनस बांटा जा रहा है। ऐसे कंडीशन में आपका ये बोनस उसको भी मिलना, ये उसका अधिकार है। इसीलिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने 1948 में डिसीजन दिया था जो आज तक इंटैक्ट है, चेंज नहीं हुआ। अब डिसेबलमेंट में आते हैं। डिसेबलमेंट के दो पार्ट हैं, परमानेंट और टेम्परेरी, पार्शियल या परपेचुअल।
Partial disablement is a temporary in nature. Such disablement reduces the earning capacity of an employee in any employment in which he was engaged at the time of accident. And whether the disablement is of a permanent nature, such disablement reduces his earning capacity in every employment. पार्शियल में क्या होता है कि उसको चोट लगी, मार लगी, एक्सीडेंट हुआ उसका, ठीक है, तो वहां पर आपका एक डिसेबलमेंट जो आया, वो डिसेबलमेंट की वजह से अब वो उस फ्रीक्वेंसी से काम करने लायक नहीं बचा, बट ही इज कैपेबल ऑफ अर्निंग। लेकिन परमानेंट इन नेचर का हो गया तो वो कहीं नहीं कर पाएगा काम। आई बात समझ में? जैसे दोनों हाथों से वो काम करता है, मान लेते हैं एक्सीडेंट हुआ उसका, तो उसके हाथों में कुछ जोर लग गया जिसकी वजह से अब वो वजन नहीं उठा सकता, तो क्लरिकल वर्क करेगा, बैक ऑफिस जॉब करेगा। लेकिन अगर उसके हाथ ही कट गए तो पेन मुंह से तो नहीं पकड़ेगा, तो ऐसे में ये परमानेंट डिसेबलमेंट माना जाता है, जिसकी वजह से वो यहाँ क्या वो कहीं पे भी काम नहीं कर सकता और अर्निंग कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है। अर्निंग कैपेसिटी एक्सीडेंट की वजह से कम होती है अगर वो स्किल वर्कमैन है, खाली दिमाग चलाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप और हम हैं, अगर आपके शरीर को या हमारे शरीर को पैरालिसिस भी हो जाए और आपका दिमाग काम कर रहा है, तो यू आर सपोज टू आर्ग्यू ऑन सीटेड विथ योर ऑन योर व्हील चेयर। हमारे लिए हमारे प्रोफेशन में सिर्फ दिमाग चलता है और जबान चलती है, तो आपका वर्क अलग है, लेकिन जो स्किल मजदूर है, ड्राइवर है, अब उसके हाथ ही नहीं है या उसका पैर ही नहीं है तो चलाएगा कैसे, राइट? ऐसे में अब कहीं ना कहीं उसकी अर्निंग कैपेसिटी में कमी आ गई, जितना वो कमा सकता था अब वो उतना नहीं कमा रहा है, just because of injury sustained due to the accident while working in your working premises under the due course of employment. ऐसे कंडीशन में such employer is liable to pay compensation. टेम्परेरी पार्शियल डिसेबलमेंट, डिसेबलमेंट के 4 पार्ट हैं, ठीक है, एक परमानेंट इन नेचर और दूसरा टेम्परेरी इन नेचर। अब उसमें भी पार्शियल जो डिसेबलमेंट है वो टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। जैसे टेम्परेरी पार्शियल डिसेबलमेंट, दिस इन्वॉल्व डिसेबलमेंट ऑफ अ टेम्परेरी नेचर which reduces the employee's earning capacity in any employment in which he was engaged at the time of accident. एक्सीडेंट के समय ये बंदे की अर्निंग कैपेसिटी जितनी थी उससे रिड्यूस हो गई, बट ऑब्वियस है उसको वहां पे एक्सीडेंट हुआ है तो जाहिर है डाउन हुआ होगा, ठीक है। Thus temporary partial disablement result in reduction of earning capacity only in that employment in which he was employed at the time of accident. It does not affect the earning capacity in relating to other employment. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसके हाथों पे चोट लग गई जिसकी वजह से अब वो हैवी वर्क नहीं कर सकता, हैवी लोड नहीं उठा सकता, पर वो लिखने के लिए कैपेबल है, तो अब वो काम नहीं कर सकता लेकिन दूसरा काम वो कर सकता। He is capable to perform other work. इसको आप कहते हैं टेम्परेरी पार्शियल डिसेबलमेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो ड्राइवर है, ड्राइविंग करते करते उसके पैर कट जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, बट ही इज कैपेबल ऑफ राइटिंग, तो व्हील चेयर पे भी बैठ के वो अपना काम कर सकता है। तो ऐसे में डिसेबलमेंट तो हुआ लेकिन वो टेम्परेरी पार्शियल डिसेबलमेंट माना जाएगा। और परमानेंट क्या माना जाएगा? जिसको परमानेंटली वो सफर कर गया, उस एक्सीडेंट की वजह से वो ना तो पुराना काम करने के लिए कैपेबल है ना ही नया काम करने के लिए कैपेबल है। सपोज उसके ऊपर हैवी मशीनरी गिर जाती है और वो परमानेंटली पैरालिसिस हो जाता है उसको, ठीक है। अब परमानेंट पैरालिसिस होने की वजह से अब वो कंप्लीटली बेड पे है,
ऐसे में वो परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट माना जाता है कि ना तो वो यही काम कर सकता है ना ही वो दूसरा काम कर सकता है। इसको आप कहते हैं परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। ठीक है। नेचर ऑफ डिसेबलमेंट को कैसे डिसाइड करते हैं, पेज नंबर 11 पे देखिए। द फॉलोइंग प्रपोजिशंस आर हेल्पफुल in deciding the nature of disablement. Earning is not in same as earning capacity. There is a difference between earning of person and his capacity to earn. जैसे अभी आज के टाइम पे लॉकडाउन में आपकी अर्निंग कम हो गई है, जो आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप कमा नहीं पा रहे हैं, तो ये डिसेबलमेंट हुआ। बट दिस इज द टेम्परेरी इन नेचर। जैसे ही कोर्ट खुलेगा आप वापस अपने बैक टू द बिजनेस में आ जाएंगे। लॉस ऑफ फिजिकल कैपेसिटी इज नॉट को एग्जिस्टेंस विद द लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। कई बार फिजिकल डिसेबलमेंट होने के बावजूद, जैसे एक मजदूर है उस फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसको 7,000 मिल रहा है स्किल वर्कर के लिए, एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बावजूद वो बाकी काम करने के लिए है, क्लरिकल वर्क है, वॉचमैन बन सकता है, बाकी काम कर सकता है, ऑफिस बॉय बन सकता है, और उसको वही 7,000 कंटिन्यू करें तो उसकी अर्निंग में कोई भी चेंजेस नहीं आया। ऐसे में एम्प्लॉयर सिर्फ लायबल है फॉर हिज मेडिकल एक्सपेंसेस। अर्निंग कैपेसिटी में कोई भी उसका चेंज नहीं हो रहा है। लॉस ऑफ फिजिकल कैपेसिटी में बी रिलेवेंट इन असेसिंग the extent to which there is a loss of earning capacity for every employment. Means वो कहीं पे भी काम करने लायक नहीं बचा। ऐसे में आप उसको परमानेंट डिसेबलमेंट मान सकते हैं। ना वो आपके यहाँ काम करने लायक है, ना वो कहीं और काम करने लायक है। ओके। अब इसके बाद हम आते हैं टोटल डिसेबलमेंट। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1। टोटल डिसेबलमेंट मींस सच डिसेबलमेंट whether of a temporary or permanent in nature as incapacitates employee for all work which he was capable of performing. Okay. ऐसे में आपका टोटल डिसेबलमेंट मान लिया जाता है, जहां पर परमानेंट इन नेचर नहीं है, अब वो अपना वो काम कर नहीं सकता किसी भी हाल में, जो वो करता था अब वो करने लायक नहीं है। ऐसे में आपकी टोटल डिसेबलमेंट मानी जाती है। ओके। इट इज टू बी नोटेड दैट the incapacity for all work is different from incapacity for work which an employee was engaged in at the time of the accident. जो वो काम कर रहा है एक्सीडेंट होने के बाद, अब वो काम करने लायक नहीं बचा। जो उसकी स्पेशल स्किल थी वो तो चली ही गई, बाकी काम भी वो नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो पोर्टर है तो एक पोर्टर के लिए उसके दोनों हाथ और दोनों पैर होना जरूरी है। उसके ऊपर लोड गिर जाता है, दोनों हाथ कट गए, उठाएगा कैसे? ठाकुर साहब बन गया शोले का, तो क्या करेगा? ऐसे में अब वो कैपेबल नहीं बचा। जैसे अगर आप यही शोले का डायलॉग ले लें तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस उसको इंजरी सस्टेन नहीं हुई है, भले ही वो उस डाकू से लड़ रहा था जो उसका एम्प्लॉयमेंट का पार्ट था, बट जब वो गब्बर से लड़ने गया तो वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं था। तो ऐसे में उसको सस्टेन होने वाली इंजरी के लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। आई बात समझ में? बेस्ट एग्जांपल है ठाकुर साहब आपके। और अब ठाकुर साहब वो काम करने के लिए भी कैपेबल नहीं बचे, तो वो परमानेंट डिसेबलमेंट आ गया। आपने आज तक कोई भी पुलिस वाला बगैर हाथों के नहीं देखा होगा, राइट? क्योंकि उसके बगैर वो कुछ कर ही नहीं सकता, हाथ नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता वो। ओके। While a partial disablement relates to the reduction of an employee's earning capacity, however, total disablement refers to the incapacity of employee to do all work
which he was capable of doing, means वो कुछ भी नहीं कर पाता। इसकी वजह से आपका उसकी अर्निंग कैपेसिटी पूरी तरह से बंद हो जाती है। अर्निंग कैपेसिटी अगर बंद हो गई, आगे वो कोई चीज कर नहीं पा रहा है, तो ये परमानेंट इन नेचर माना जाता है। टेम्परेरी इन नेचर, वो अपना वो काम ना करके दूसरा काम कर ले, अर्निंग कैपेसिटी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ जाती है, ठीक है। लेकिन शाम के टाइम पे या बाकी के उसकी कैपेसिटी में फर्क नहीं पड़ रहा तो ठीक है। लेकिन अगर ये परमानेंट नेचर आ जाता है, डिसेबलमेंट आ जाता है जो परमानेंट नेचर का है, जिसकी वजह से अब वो काम ही नहीं कर सकता, तो ऐसे में आपका वो नेचर जीरो हो गया। इसके लिए ये परमानेंट डिसेबलमेंट माना जाएगा, जहां पे वो अब पहले जैसा काम तो करने लायक ही नहीं है, साथ साथ में वो और भी कोई काम नहीं कर सकता। आ गई बात समझ में? चलिए, उसके बाद अब आपका आता है नेक्स्ट डेफिनेशन, अदर टर्म्स डिफाइंड। अदर टर्म्स डिफाइंड में अलग अलग आपको डेफिनेशन दिया है। सबसे पहले दिया है कमिश्नर, कमिश्नर फॉर एम्प्लॉयज कंपेंसेशन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 20, वही जो लेबर कमिश्नर स्टेट गवर्नमेंट करती है, वही कमिश्नर यहाँ पर भी है। कंपेंसेशन मीन्स जो उसका एवरेज इनकम है, उस एवरेज इनकम को मल्टीप्लाई करिए उसके रिमेनिंग सर्विस प्लस मेडिकल चार्जेस प्लस जो इंजरी सस्टेन हुई वो, उन सबको मिलाकर आपका कंपेंसेशन जोड़ा जाता है। मैनेजिंग एजेंट, मैनेजिंग एजेंट इज अपॉइंटेड फॉर रिप्रेजेंटेटिव टू कैरी आउट अदर ट्रेड और बिजनेस। जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर आपके होते हैं, मुकेश अंबानी हर जगह अवेलेबल नहीं है, राइट। आपका डेल का लैपटॉप खराब हो गया तो आप उसके मालिक से लड़ने नहीं जाते हैं, जो उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं उससे लड़ते हैं। तो ही इज वर्किंग एज ए एम्प्लॉयर। आई बात समझ में? उसके बाद माइनर, माइनर इज अ पर्सन हु इज नॉट अटेन द एज ऑफ 18, 21 नहीं, यहाँ पे 18 है, ओके। उसके बाद सीमैन, सीमैन मीन्स एनी पर्सन, सीमैन नहीं है, सीमैन है, एनी पर्सन forming a part of a crew of any ship but does not include the master of a ship। जो आपके सेलर होते हैं, सेलर को सीमैन कहा जाता है, ठीक है। अश्लील बातें सुन के मुस्कुराहट बड़ी जल्दी निकलती है, भले ही कितने भी नाराज क्यों ना हो। तो ऐसे लोगों को सीमैन कहा जाता है जो सेलर होते हैं। जैसे आपका पॉपॉय द सेलर मैन था, लेकिन उसका जो मालिक होता है बोट का या फिर जो कैप्टन होता है, वो आपका एम्प्लॉयर के उसमें आता है, एम्प्लॉय में नहीं। प्रिस्क्राइब मीन्स एनी रूल प्रिस्क्राइब अंडर द एक्ट, ठीक है। और फाइनल आपका डेफिनेशन है क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर क्यों जरूरी है? क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर इसके लिए जरूरी है कि आपको डिसेबलमेंट हुआ है, कई बार मजदूर भी नाटक करते हैं, चोट ना भी लगी हो तो ऐसा बनने की कोशिश करते हैं कि जैसे बहुत बड़ी चोट लग गई है, ठीक है। तो ये नाटक अक्सर पाया जाता है, ठीक है, कि लगा कुछ नहीं है लेकिन नौटंकी इतनी दिखा देंगे कि बस सब कुछ हो गया, ठीक है। और एम्प्लॉयर को बस उनको मौका चाहिए खाली। तो ऐसे कंडीशन में वो वाकई चोट लगी है या नहीं लगी है, उसको डिसाइड करता है एक सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। वो सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, वहां से अगर आपकी इंजरी सर्टिफिकेट मिलती है तो बात अलग है, ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो जो भी इंसान उसमें नॉट पीएचडी लेकिन पढ़ तो सकता है उन चीजों को, तो भी वो सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही कहा जाता है। हर एक चीज के लिए पीएचडी की जरूरत नहीं होती,
कुछ चीजों को देख के भी समझा जा सकता है, वो उनका एक्सपीरियंस हो जाता है धीरे धीरे। ओके, तो जो भी स्किल वर्कर होते हैं सेशन में परफॉर्म करते हैं, उसके लिए उनको पीएचडी करने की जरूरत नहीं होती, और वो अपनी चीज दूसरों को सिखा भी सकते हैं। ठीक है, जो इनएक्सपीरियंस लोग हैं वो पूछ भी लेते हैं, जाके मीनिंग वगैरह पूछ लेंगे, चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं। तो जो प्रॉपर एक काम कर रहा है वो प्रैक्टिकल नॉलेज या थ्योरेटिकल नॉलेज देकर उनको भी वैसा बना सकता है। ओके, आपने डॉक्टर्स के पास देखे होंगे कि इंटर्न्स होते हैं, एडवोकेट्स के पास इंटर्न्स होते हैं, तो वो आपके सीनियर के एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं, सीनियर से ही थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं, और उसके बाद जब मौका मिले तो उसको प्रैक्टिकल में परफॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गरिमा मैडम को अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो नमिता मैडम से पूछ लिया उन्होंने, कुछ एब्रेविएशन ऑफ वर्ड्स होते हैं, AIR है, नहीं समझ में आया तो पूछ लिया, अब जब मौका मिलेगा तब वो उसको परफॉर्म कर लेंगी। राइट, तो ये सीनियर से सीखने वाली चीजें होती है जिसमें कोई आपको पीएचडी करने की जरूरत नहीं होती। इट इज अ स्किलफुल वर्क, बट ऑब्वियस है नमिता मैम को एक्सपीरियंस है, गरिमा मैम को नहीं है। तो सुन लिया, डेफिनेशन समझ लिया, मीनिंग निकाल ली, जब मौका मिलेगा तब परफॉर्म करेंगे। ओके, चलिए अब हम आते हैं अपने सेकेंड चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, लाइबिलिटी एंड कंपेंसेशन। लाइबिलिटी एंड कंपेंसेशन, बेसिस ऑफ लाइबिलिटी सेक्शन 3, बेसिस ऑफ लाइबिलिटी सेक्शन 3। यहां पर आपको 3 लाइबिलिटीज दी हुई है। एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी दी है, ऑक्यूपेशनल डिसीजेस दिए हुए हैं, और बार टू क्लेम दिया हुआ है। ठीक है, ये 3 तरीके से आपको सीखना है लाइबिलिटी कैसे बनती है। सबसे पहले आते हैं एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी। इफ अ पर्सन इंजरी इज कॉज्ड to an employee by an accident arising out of and in course of business, फिर से वही चीज आई कि उसको जो भी इंजरी हो रही है वो मिल रही है उसको अपना काम करते समय, परफॉर्मेंस देते समय उसको जो इंजरी लग रही है, जो इंजरी वो सस्टेन कर रहा है, ऐसे के लिए जिसका वो काम कर रहा है वो इंसान, वो एम्प्लॉयर लायबल होगा। ओके, और जो भी इंजरी उसको सस्टेन हुई जिसकी वजह से उसको डिसेबलमेंट होता है, वेदर इट इज अ परमानेंट और टेम्परेरी, तो यहाँ पर आपकी वो एम्प्लॉयर लायबल होगा जिसका काम करते समय इसको इंजरी लगती है। However, employer is not so liable in respect of any injury which does not result in total or partial disablement for period exceeding 3 days. सपोज उसको कोई चोट लग गई, एक्सीडेंट से कोई इंजरी सस्टेन हुई, लेकिन वो 2 दिन के अंदर ही ठीक हो गया, तो यहाँ पे कोई भी कंपेंसेशन नहीं मिलेगा क्योंकि वो बिल्कुल टेम्परेरी इन नेचर का है। तो कभी भी ऐसी चोट लगे जो 3 दिन या उससे ज्यादा की है तभी वो इंजरी सस्टेन करता है, और तब वहां पर टोटल या पार्शियल डिसेबलमेंट का एक प्रोविजन आता है। मराठीमध्ये आपण सांगतात ना त्याला मुक्का मार लागली, तर मुक्का मार मध्ये कुठलाही डिसेबलमेंट होत नाही। 2 चमाट तुम्हाला दिले मी तर त्याचा असर फक्त 5 मिनिटं, 10 मिनिटं, 2 दिवस, 3 दिवसाच्या आत तुम्ही खाटावरून उठलं तर तुमचा डिसेबलमेंट हा परमानेंट नहीं है, एंड यू आर नॉट लायबल फॉर एनी कंपेंसेशन। तो जब भी वर्कमैन की तरफ से उसके लीगल एडवाइजर या एडवोकेट बनके आप नोटिस भेजेंगे तो याद रखिएगा 3 दिन की डिसेबलमेंट होना जरूरी है कि 3 दिन तक उसका असर हो उस इंजरी का। अगर 2 दिन में ठीक हो जा रहा है या तीसरे दिन भी ठीक हो जा रहा है तो यू आर नॉट लायबल फॉर एनी कंपेंसेशन। और 2 दिन नहीं, 3 दिन या उससे ज्यादा की होनी चाहिए, तो वो माना जाता है
partial or permanent in nature, or in respect of any injury not resulted in death, permanent total disablement caused by an accident which is directly attributed to workman having been at the time there under influence of drink or drugs. अगर आप पी के आए हैं और फिर मशीन में आपका हाथ चला गया और आपको इंजरी हो गई, तो यहाँ पे आपकी नेग्लिजेंस थी। आपने पी के काम किया, ड्रिंक करके काम कर रहे हैं, ड्रग्स लेके काम कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको कोई भी इंजरी सस्टेन होती है तो एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा। बिल्कुल डिसओबीडियंस किया आपने, आप रेयान इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और वहां पे आपने ढीले कपड़े पहने हुए हैं और वो ढीले कपड़ों में आपकी मशीन ने आपको खींच लिया और आप भी पीस बन के बाहर निकले उस मशीन से, तो उसके लिए भी एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा। याद रखिएगा, आप अगर किसी भी डायनामाइट फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वहां पे आपने बीड़ी जला ली, तो इस चक्कर में एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा। अगर आप चिकन तंदूरी बन जाते हैं तो ठीक है, रीजन ये आपका नेग्लिजेंस एक्ट होगा। आई बात समझ में? इसके लिए लायबल दूसरा आदमी नहीं है। और द विलफुल रिमूवल और डिसरिगार्ड बाय वर्कमैन, मतलब आपने अपना हेलमेट उतार लिया, ठीक है, हेलमेट उतार लिया और आपके टकले पे आके बड़ा सा टूल गिर गया। हेलमेट पहना होता तो वो आपको इंजरी नहीं होती, हेलमेट नहीं पहना है, आपको इंजरी हुई, टकले का आपका कमल का फूल बन गया, तो इसके लिए भी एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा। तो आपके द्वारा किया जाने वाला एक्ट, अगर आपने सेफ्टी मेजर नहीं यूज किए, प्रिकॉशंस नहीं लिए और फिर कुछ होता है तो आप लायबल होंगे। आई बात समझ में? इसके लिए आपका एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा किसी भी हाल में। ओके, इसीलिए समर्थ स्वामीने सांगितलेलं आहे, तुमचा भविष्य तुमच्या हातात, जे काही करायचं आहे तुम्ही स्वज्ञानाने स्वतज्ञाने करायचा। तुमची चुकीचा परिणाम दुसऱ्यांना भोगावं लागतं आणि त्यासाठी फक्त तुम्हीच जबाबदार आहात। हाँ, लेकिन आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ड्यू एंड केयर से काम कर रहे हो तब इंजरी सस्टेन होती है, तो एम्प्लॉयर लायबल। गॉट माय पॉइंट? उसके लिए एम्प्लॉयर लायबल। तो ये 3 डिफेंसेस आपको दिए हैं जहां पर एम्प्लॉयर लायबल होता है। लेकिन अगर विलफुली आपने ये काम किया जिसकी वजह से आपको इंजरी सस्टेन हो गई, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं बाइक हाथ छोड़ के चलाना पसंद करते हैं, आजकल के जो नए निब्बा निब्बी पैदा हो रहे हैं, तो वो बिल्कुल सांप की तरह बाइकें घुमाते हैं। ऐसे में अगर उनको इंजरी सस्टेन होती है तो इसके लिए कोई भी लायबल नहीं होगा। ओके, ऐसे में कोई भी लायबल नहीं होगा। और इंजरी सस्टेन होती है तो यू आर लायबल फॉर योरसेल्फ। म्हणून सांगितलं तुमचा भविष्य तुमच्या हातात, ठीक है। On an analysis of above provision, it is apparent that an employer is liable to pay compensation when there is a personal injury caused to the workman. पर्सनल इंजरी लग गई काम करते समय और वो इंजरी caused by accident हो, और that accident has arisen and in course of his employment, ये तीनों होना जरूरी है। सबसे पहले इंजरी लगे, इंजरी लगते समय उसका जो भी एक्सीडेंट के थ्रू हुआ हो, ड्यू नेग्लिजेंस ना हो, और वो इंजरी उसको उसके जॉब पे रहते हुए लगी हो, ऐसे कंडीशन में आपकी इंजरी मानी जाती है। ओके, अब आपके खुले हुए मुंह दिख रहे हैं। अब आते हैं अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट।
ये हमने डेफिनेशन में बार बार देखा है, कई बार हमने ये चीज सुनी है। इसका मीनिंग क्या है? दैट अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। इसमें द ओनर्स is always on a claimant to prove. Onus is burden. O-U-O-N-U-S. Onus. It means a burden. लिख लीजिए. Onus is a Latin word. Onus. O-N-U-S. It means a burden. तो जो भी क्लेम कर रहा है तो ओनस किस पे रहेगा? उसी इंसान पे रहेगा कि उसको इंजरी सस्टेन हुई है या नहीं हुई है, और हुई है तो उसी बिजनेस को या उसी के काम करते समय हुई है। ओके, यस, गरिमा मैम ने बराबर लिखा। तो यहां पर इंजरी सस्टेन होती है, जैसे जो डाउट आया था कि सर उसको 15 दिन बाद अगर ये चीजें इफेक्ट कर रही हैं तो ऐसे में क्या? ऐसे में भी ओनस उसी एम्प्लॉय पे रहेगा जो ये प्रूफ करे कि जो इंजरी उसको हुई या जो उसको इफेक्ट दिख रहे हैं वो उसके बिजनेस को करते समय या उसके एम्प्लॉयमेंट को करते समय हुए हैं। साबित उसी को करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा क्लेमेंट के ऊपर ही होता है। और वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट में क्लेमेंट कौन होगा? एम्प्लॉय या वर्कमैन। इन जानकी अमल वर्सेस डिविजनल इंजीनियर हाईवे Kozhikode 1956 volume 2 Indian Law Journal page number 233, it was held that employee must show that he was at the time of injury engaged in employer's business or in furthering that of business and was not doing something for his own benefit of accommodation. जैसे एक आदमी दैट आयरन पीसेस को पैक करने का काम कर रहा है, ठीक है, और उसको लंग से रिलेटेड कोई बीमारी आती है, तो आयरन पीसेस को पैक करना इनहेलेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो लंग से आने वाली बीमारी का यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं बैठता। तो ऐसे में दैट पर्सन इज नॉट लायबल फॉर एनी इंजरी सस्टेन। बट माय पॉइंट, रीजन आपको जो इंजरी हुई है वो आपके पर्सनल काम करते समय हुई है, उसके लिए आपका एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा। इसीलिए सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर का होना जरूरी होता है, जो इस इंजरी को या जो भी डिसेबलमेंट हो रहा है उसकी प्रॉपर इंक्वायरी कर सके। द क्वेश्चन इज टू बी कंसिडर्ड is whether the workman was required or expected to do things which resulted in accident, though he might have imprudently or disobediently done the same. अब अगर आपकी मस्ती से आपको इंजरी सस्टेन होती है तो उसके लिए एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा किसी भी सूरत में। उसके पीछे का रीजन क्यों है? क्योंकि आपको जो इंजरी सस्टेन होती है वो आपके नेग्लिजेंस एक्ट के थ्रू हुई है। उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आप नेग्लिजेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, हेलमेट नहीं पहना है, सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए हैं, अगर आप हीट आयरन वाला काम कर रहे हैं और ग्लव्स नहीं पहना, आयरन को आपने हाथ से उठा लिया, तो इसके लिए आप लायबल हैं, एम्प्लॉयर नहीं। ओके, यहाँ पर आपको ये चीज भी देखना है। इसीलिए एक केस लॉ और है आपका, इन बाल सक्री वर्सेस न्यू मानेक चौक मिल लिमिटेड। चौक जो हम पहले ब्लैक बोर्ड यूज करते थे जिसमें हम चौक से लिखते थे, आजकल तो वो चौक हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है, वहां पे भी ये एक अलग एग्जांपल है, वो अलग एग्जांपल है। तो चौक जो इंडस्ट्री बनती थी वो भी आपके सिलिका के उससे बनती थी, और जब आप उसको इनहेल करते हैं तो आपके लंग्स में फर्क पड़ता है। ये एग्जांपल उससे रिलेटेड नहीं है तो बड़ा सा क्वेश्चन मार्क मत बनाइए, एक एग्जांपल दिया है मैंने, ठीक है। तो वो जो चौक इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग अगर इनहेलेशन की प्रॉब्लम आती है
भले ही आज से 10 साल बाद है, काम कर रहा है, कंटिन्यू परफॉर्मेंस, तब लायबल होगा। लेकिन आयरन पीसेस को वो आपका पैक करके दे रहा है, वहां पे वो लायबल नहीं होगा, क्योंकि इंजरी सस्टेन होने का उसके वर्किंग कंडीशन से कोई लेना देना नहीं। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। ये बेसिक इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी होता है। आई बात समझ में? चलिए, it was held that an accident, in order to give rise to a claim for a compensation, must have some casual relation to the workman's employment or incidental to that employment. इस केस लॉ में यही डिस्कस हुआ कि जो भी इंजरी सस्टेन हुई वो इंसिडेंटल टू एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, जो मैंने अभी आपको चौक और आयरन का एग्जांपल दिया, वो इसी केस से रिलेटेड आप जोड़ सकते हैं, जिसमें कोर्ट ने बोला कि अगर आपको इंजरी हो रही है तो क्या वो आपके काम की वजह से हुई। अगर यस, then you are liable to demand a compensation or to claim a compensation. So this is known as arising out of and in course of employment. 2-3 केस लॉ आप और लिख सकते हैं इसमें। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड किया था फाइनल रूल, जिसमें प्रॉपर इसको डिफाइन कर दिया गया था। Held by the Supreme Court that as a rule, employment of a workman does not commence until he has reached the place of employment and does not continue after he has left the place of employment. So during the course of employment, समझ में आया? आप आ रहे हैं रास्ते में और आपको बस ने उड़ा दिया, इसके लिए एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा कंपेंसेशन के लिए। आप निकल के, छुट्टी हो गई आपकी, आप घर जा रहे हैं, आपके बस ने उड़ा दिया, इसके लिए भी एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा। एम्प्लॉयर लायबल किन चीजों के लिए होता है? अगर आप उसके बिजनेस में उसका काम करते समय आपको इंजरी सस्टेन हो। सुप्रीम कोर्ट के क्लियर गाइडलाइन है। हाँ, वर्किंग आवर में अगर आपने उसको बाहर भेजा और तब उसको इंजरी लगती है, देन यू आर लायबल, otherwise not. आई बात समझ में? However, it is now well settled that this is the subject to the theory of notional extension of the employer's premises. एक्सटेंशन में अगर वो कोई काम कर रहा है, आप अगर वो आपके यहाँ मजदूर है लेकिन आपने उसको भेज दिया डिलीवरी ऑफ गुड के लिए और वहां पे उसको इंजरी सस्टेन हो जाती है, तो वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर बिजनेस ही है। ऐसे में उसको होने वाली इंजरी के लिए एम्प्लॉयर लायबल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर गाइडलाइन यहाँ पर दे के रखी है। तो दिस इज द ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ। The Supreme Court in McKinnon McKenzie and Corporation versus Isaac, All India Reporter 1970, Supreme Court 1906, यहाँ पे आपको क्लियर सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी थी दैट the question of a burden and standard of proof in claim for compensation under the Act, the burden of proving that the accident arose out of and in a course of workman employment lies on a person assessing the same, and the standard of proof requires is that which will cause a reasonable man in circumstances of the case to believe the existence of the fact alleged. That means जो भी इंजरी सस्टेन हो रही है उसको प्रूफ करना उस क्लेमेंट, उस मजदूर का काम है जो कंपेंसेशन डिमांड करता है। तो हमेशा ओनर्स उसी इंसान पे होता है जो क्लेम करता है। अगर आप क्लेम नहीं कर रहे हैं, ओनर्स भी आप पे नहीं लगेगा। आ गई बात समझ में? ओनर्स हमेशा उसी इंसान पे लगेगा जो क्लेम करता है भाई। बट ऑब्वियस है, कोर्ट आप जा रहे हैं तो बाकी चीजें भी आप ही करेंगे। ओके, चलिए।
उसके बाद आप सीधे सीधे आइए ऑक्यूपेशनल डिसीज पॉइंट 2, पेज नंबर 21, occupational disease. As a compensation is payable under the act on account of an injury arising out of the accident, it was considered necessary to specify that the occupational disease are to be regarded as injuries arising out of accident. It was essential to clarify this, and ordinarily a disease not included in a concept of injury arising out of the accident. That means जो इंजरी उसको लग रही है, एक तो एक्सीडेंट के से हो सकती है, दूसरा धीरे 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 उसको वो इफेक्ट कर रहा है. जैसे मैंने आपको ट्रैफिक पुलिस का बोला, जो कंटिन्यू रोड पे खड़ा है, एक दिन का इनहेलेशन से उसको लंग्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, कैंसर नहीं होगा, धीरे धीरे वो स्मोक उसका बढ़ते जाता है. चौक इंडस्ट्री में काम करने वाला, डायनामाइट इंडस्ट्री में काम करने वाला, तो वो केमिकल इंडस्ट्री में काम करने वाला, ऐसे लोगों को ऑक्यूपेशनल डिसीज हो रहा है और वो डिसीज उसी से रिलेटेड होना चाहिए. मीन्स कहीं ना कहीं रिलेशन जमना चाहिए. Okay. So an occupational disease is one which is arising out of the workman's occupation or employment and is a peculiar to that employment. The object of making the employer liable to pay compensation on account of workman contracting an occupational disease is apparent. Quite evidential होना चाहिए कि जो भी डिसीज उसको हो रहा है वो आपकी वजह से हुआ, आपके यहाँ काम करने की वजह से हुआ, तो वो माना जा सकता है, अदरवाइज नहीं. ठीक है. तो Schedule 3 given in Chapter 7 contains the list of the employment together with the diseases. List of employment और diseases आपको दिया हुआ है, उसके आधार पर आपकी occupational disease डिसाइड होती है. आ गई बात समझ में? The provision of Section 3 subsection 2 to subsection 4 be outlined as follows. If the workman employed in an employment, यहाँ पे आपको schedule of services दिया है जो हम chapter 7 में लिस्ट वाइज इसको चेक करेंगे कि ऑक्यूपेशनल डिसीज के लिए कौन सी चीजें होना जरूरी है. एंड थर्ड वन आता है आपका बार टू क्लेम. बार टू क्लेम में कैसे आपको वो कंपेंसेशन नहीं लेना है. मीन्स यू आर बार्ड फॉर अ कंपेंसेशन. So under section 3 subsection 5 a claim for a compensation under the act is barred inter alia by a prior civil suit for damage on account of injury. अगर आपने कोई सिविल सूट ऑलरेडी फाइल करके रखा हुआ है, अब आप ये नया कंपेंसेशन नहीं मांग सकते. उसके लिए सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 10 आपको आता है, सेक्शन 11, सेक्शन 12 दैट इज नोन एज रेस जुडिकेटा. मीन्स आप दो चीजों का एक्सप्लेनेशन या दो चीजों का कंपेंसेशन दो जगहों पे नहीं मांग सकते. आपकी जो ग्रीवेंसेस है वो एक ही फोरम या एक ही कोर्ट सुनेगा. दिस इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा. सिविल प्रोसीजर कोड में आपको सुनने और सीखने मिलेगा, जिसको आप क्रिमिनल में यूज करते हैं, जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन कहता है डबल जीओपार्डी, कि दैट अ मैन कैन बी पनिश ओनली वन. आई बात समझ में? अगर एक क्राइम के लिए उसको एक ही बार पनिशमेंट मिलेगा. और रेस जुडिकेटा सिविल में आता है अंडर सेक्शन 11 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जो रेस जुडिकेटा के बारे में बताता है. तो अगर आपने एक जगह फाइल कर रखा है तो दोबारा आप नहीं जाएंगे. एज पर सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी
that is known as res sub judice. res sub judice, जहां पर एक क्लेम आपका पेंडिंग है तो उसी क्लेम के लिए आप दूसरे कोर्ट में नहीं जाएंगे. रीजन क्लैशेस हो सकते हैं. ओके. Section 3 does not confer any right to compensation on a workman in respect of injury if he has instituted a suit in a civil court for damages in respect of any injury against the employer or any other person. Likewise, no suit for damage is maintainable by a workman in any court of law if he has instituted a claim to compensation in respect of an injury before commissioner. अगर कंपेंसेशन के लिए वो डिमांड कर रहा है, ठीक है, तो कंपेंसेशन के लिए डिमांड करने के लिए उसको एक ही जगह जाना है. वो लेबर कोर्ट में जाएगा या फिर नॉर्मल सिविल कोर्ट में जाएगा. दोनों तरफ से उसको कंपेंसेशन नहीं मिलता, ये याद रखिएगा. कंपेंसेशन के लिए एक ही फोरम उसको दिया गया है. दोनों जगह जाके अगर वो कंपेंसेशन डिमांड करेगा तो इट इज रॉन्ग इन नेचर. आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि क्लैशेस ऑफ डिसीजन हो सकते हैं. जजेस आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन एरर उनसे भी हो सकता है. ओके. इस वजह से आपको दो जगह का नहीं दिया गया है. उसका रीजन यही है कि अगर आप डबल जगह से डिमांड करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी. ठीक है. इसके लिए रेस जुडिकेटा आपको दिया गया. और अगर आप दो जगह से डिमांड करते हैं तो वो रेस सब जुडिस में आ जाएगा कि लेट द प्रायर कोर्ट डिसाइड. पहले उस कोर्ट को डिसाइड कर लेने दो जहां पे आपने फाइल किया. ठीक है. चलिए, उसके बाद आपका आता है बार टू क्लेम हो गया. अब आता है अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन. कंपेंसेशन कैलकुलेट कैसे करेंगे. ठीक है. उसके पहले एक टॉपिक अभी आपका रह गया इसी में. फर्दर, एन एग्रीमेंट बिटवीन अ वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर फॉर अ पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन in respect of an injury in accordance with the provision of act operate as a bar to claim. Suppose जैसे आपने ज्वाइन किया, ठीक है, आपने ज्वाइन किया और ज्वाइन करते समय ही आपका कंपेंसेशन अमाउंट डिक्लेयर हो गया पहले से ही कि अगर आपको इंजरी सस्टेन होती है तो आपको मैं इतना कंपेंसेशन दूंगा. ऐसे, और आपने वो एग्रीमेंट को साइन भी किया. ऐसे में आपका कोई भी कंपेंसेशन नहीं माना जाएगा. रीजन उसके पीछे यही है कि आप जो भी चीजें कर रहे हैं वो आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है. ठीक है. अब अगर डिसाइड कर लिया गया है तो कहीं पे भी आप उस चीज को कोर्ट में लेके नहीं जा सकते बिकॉज यू बोथ आर एग्रीड. आई बात समझ में? यू बोथ आर एग्रीड फॉर व्हाट? फॉर कंपेंसेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर आपने एग्रीमेंट पहले से ही कर लिया तो ऐसे में आप कहीं पे भी लायबल नहीं होंगे. इंजरी मेजर हो या माइनर हो उससे लेना देना नहीं है गरिमा मैडम. यहाँ पर रीजन आपका माना जाता है कि कहीं पे भी आपकी ये इंजरी जो सस्टेन हुई है, आप मेरे यहाँ पे हैजार्डियस केमिकल में आपने ज्वाइन किया, मैंने आपको बोला कि ध्यान रखिएगा अगर कुछ भी होता है तो मैं आपको इतना कंपेंसेशन दूंगा. अब ऐसे में आपको इंजरी हो जाती है तो आप वापस नहीं जाएंगे कोर्ट में क्योंकि आपने ऑलरेडी इस चीज को डिसाइड कर रखा है. आई बात समझ में? ऑलरेडी आप एग्री हैं इन चीज के लिए.
और जब अगर आप एग्री हैं तो बाकी चीजों का कोई मीनिंग नहीं बचता, क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होने वाली एक स्टडी वो दूसरे में आपकी इंजरी को कंटिन्यू नहीं करती। ओके, सब जुडिस केस में गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस ला सकती है? नो, बिल्कुल नहीं। अगर रेस्ट सब जुडिस चल रहा है तो मैटर इज ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ, और अगर पेंडिंग है तो ऐसे में आपका कोई भी चीज इंक्लूडेड नहीं होती, याद रखिएगा। ओके, नहीं देखिए, ऐसे में आपकी जो कोर्ट केस को अवॉइड करने वाली चीजें जो आप बता रहे हैं, वो कोर्ट केस को अवॉइड करने के लिए कोई भी एग्रीमेंट, आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कोई भी एग्रीमेंट कोर्ट ना जाने के लिए बने तो वो एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होता है। लेकिन यहां पर वो एग्रीमेंट अलग है, समझे? यहाँ पे वो एग्रीमेंट है कंपेंसेशन के लिए, यहाँ पे वो एग्रीमेंट कोर्ट के लिए नहीं है। आई बात समझ में? यहाँ पर आप एक काम कर रहे हैं पहले से डिसाइडेड, जैसे शुरू में होता था एक मौत का कुआं होता था, मेला वगैरह में यूज होता था, तो वहां पे ऑलरेडी वो उनको डिसाइडेड होता है। वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन में आप जाते हैं, वहां पे डिसाइडेड होता है, कंपेंसेशन पहले से डिसाइडेड है, और जानते हुए आप उसमें एंट्री करते हैं तो इंजरी आपको होना स्वाभाविक है, जिसके लिए कंपेंसेशन पहले से डिसाइडेड है। तो यहां पर आपको बार टू क्लेम इसीलिए इम्पोज होता है, ठीक है? और तीसरा बार टू क्लेम में अगर वेवर ऑफ राइट टू क्लेम कर दिया एम्प्लॉयज ने, जैसे एम्प्लॉय को इंजरी सस्टेन हुई, एम्प्लॉयर पहुंच गया 10,000 रुपए ले लो जाने दो, वहां पे एम्प्लॉय मान गया तो उसने अपना राइट वेव कर दिया, बाद में वो नहीं मांग सकता क्योंकि पहले ही उसने ले लिया है। आई बात समझ में? पहले ही उसने अपना कंपेंसेशन ले लिया तो बाद में वो डिसाइड या डिमांड नहीं कर सकता। तो ये तीन चीजों से आपका बार माना जाता है। आई बात समझ में? अब उसके बाद आते हैं सेक्शन 4, अमाउंट टू कंपेंसेशन। कंपेंसेशन कैसे लिया जाए, ठीक है? तो 4 तरीके से कंपेंसेशन आप ले सकते हैं अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन में। पहला, डेथ होती है तो कितना मिलेगा। दूसरा, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट होता है तो कितना मिलेगा। तीसरा, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट है तो कितना मिलेगा। और चौथा, टेम्परेरी डिसेबलमेंट। ये अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन ये हम अगले डिस्कशन में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना हम यहाँ पे अपना डिस्कशन एंड करते हैं।